गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ब्लड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रक्त जो कि हमारी वाहिनियों में बहता है लाल रंग का दिखाई देता है। इनमें 45% कोशिकाएं होती हैं और शेष 55% इसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है। कोशिकाएं 3 प्रकार की उपस्थित होती है: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा को अगर हमको रक्त से पृथक करना है तो इसके लिए एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। उसमें जो टेस्ट ट्यूब होती है, ब्लड डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है और उसको मतलब ऑटोमेटिक होती है, उसको टाइम सेट करके और उसका सेंट्रीफ्यूजेशन सेट करके घुमाया जाता है। जैसे वो उसके बाद ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, जिसमें कि बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर जितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाती है और ऊपर केवल पीले रंग का प्लाज्मा प्राप्त होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और शेष 10% उसमें आयंस, प्रोटीन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और गुलित गैसें होती हैं। इनमें जो आयंस, प्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं ये रक्त की पीएच और ऑस्मोटिक संतुलन को बनाए रखते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जो है वो एल्ब्यूमिन है, एक प्रोटीन। प्लाज्मा जो कि लिक्विडिटी प्रदान करता है ब्लड को, इसके द्वारा ही किसी भी ग्रंथि द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित किया जाता है वो क्रियाकारी अंग तक पहुंच जाता है। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस की जाती है वो भी क्रियाकारी अंग तक या क्रियाकारी क्षेत्र तक पहुंचती हैं। रक्त का अगर कहीं चोट लग गई है तो वहाँ पर भी ये प्लाज्मा के द्वारा जो आवश्यक प्लेटलेट्स या और जो भी प्रोटीन आवश्यक होता है वो उस क्षेत्र तक पहुँच जाता है। तो प्लाज्मा ही है जो कि रक्त के अंदर बहुत न्यूट्रिशंस और जो भी पोषक तत्व, जो भी हम दवाई वगैरह खाते हैं वो सब प्लाज्मा के थ्रू ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर या बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारा लाल रक्त कणिकाएँ। ये आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स भी कही जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएँ जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं और ये 40 से 45% भाग को घेरती है रक्त के। इनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, डिस्क के आकार का, और ये उथले कटोरी जैसे दिखाई देते हैं। इनका जो व्यास होता है 6.2 से 8.2 माइक्रोन होता है। इनके पास एक मोटी रिम होती है और एक पतला धंसा केंद्रक होता है। नाभिक इनमें अनुपस्थित होता है और ये अपना आकार बदल सकती है, मतलब इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि अपना जो शेप होता है उसको बदल सकता है। आरबीसी का जो उत्पादन है वो इरिथ्रोपोइटिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है 33% और हीमोग्लोबिन के अंदर एक लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। आरबीसी खुद की मरम्मत नहीं कर सकता तो इसका जो लाइफ टाइम है वो 120 दिन का होता है। ये पुरुषों में 40 से लेके 55 लाख mm³ होता है और महिलाओं में 40 से 45 लाख के बीच में पाया जाता है। ये यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन इरिथ्रोपोइटिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये जो इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी द्वारा उत्पादित किया जाता है। हमने जब किडनी पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में अपरिपक्व रहती है, मतलब वहाँ पे लाल अस्थि मज्जा जो होती हैं वो सभी जो कोशिकाएं हैं वो लाल अस्थि मज्जा में ही बनती हैं और परिपक्वन के लिए अलग अलग क्षेत्र में
प्रवाह होता है उनका, और फिर जब वो परिपक्व हो जाते हैं, ये लगभग 7 दिन में परिपक्व होते हैं और रक्त प्रवाह में आ जाती हैं। नाभिक की कमी लाल रक्त कोशिकाओं को बहुत अधिक लचीला बनाता है। यह कोशिका के जीवन को भी सीमित कर देता है, क्योंकि यह सबसे छोटी रक्तवाहिनिका के माध्यम से भी कहीं भी मूवमेंट कर जाती है। कोशिकाओं की झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। जो उसकी झिल्ली है वो, क्योंकि अगर वो किसी भी छोटे से मार्ग से जाएगी तो उसकी जो झिल्ली है वो उसको नुकसान होगा। तो जैसे ये इसमें बताया गया है, ये एक छोटी सी रक्तवाहिनी है और केशिका के अंदर तक चली जाती है, तो ये इस तरह से बहुत लचीली होने के कारण आराम से निकल जाती है। और इसके अंदर ये, जैसे कि दूसरे क्रॉस सेक्शन में दिखाया है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार से व्यवस्थित है। अब हम बात करते हैं WBC की। WBC बहुत ही अलग अलग शेप, साइज़ और अलग अलग प्रकार की योग्यता रखते हैं, और इनका जो बेसिक काम है वो प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ये जितना भी हमारे बॉडी में ब्लड है उसका केवल 1% भाग के लिए, या जो भी कोशिकाओं का जैसे 45% था, तो उसमें से 1% का बहुत कम जो मात्रा है वो इनके द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। WBC जो है उसमें एक कोशिका होती है न्यूट्रोफिल्स, जो कि संपूर्ण WBC का 70% या 55 to 70% ऑक्यूपाई करती है, और ये बहुत ही तत्काल प्रभाव से काम करती है। अब जो ब्लड WBC है वो 2 प्रकार की होती है बेसिकली। एक ग्रुप होता है जिसमें कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इसमें ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो उनकी वजह से ये कुछ स्टेन ग्रहण करती हैं। ये 3 प्रकार की होती है, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट, जो कि किसी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है और स्टेन ग्रहण नहीं करती है। ये है ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ये न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो कोई भी स्टेन ग्रहण नहीं करती, वो मतलब क्षारीय और अम्लीय अभिरंजन के प्रति उदासीन होती है, इसलिए उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। ईओसिनोफिल्स, जैसे हमने कभी ईओसिन नाम सुना होगा, है ना, तो वो अम्लीय रंजक जो होते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इनको ईओसिनोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल जो कि क्षारीय रंजक को ग्रहण करती है, मतलब कलर्स को, डाइस को ग्रहण करती है, उसको बेसोफिल नाम दे दिया गया है। अब ये दूसरे एक ग्रेनुलोसाइट, इसका जो साइटोप्लाज्म है इनमें कोई किसी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इनका जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत बड़ा होता है और इनमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वो केवल रक्त का 1% भाग ग्रहण करती है, और ये इसका जो मात्रा होती है वो 11,000 mm क्यूबिक प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे अहम कार्य करती हैं, और किसी भी बाहरी पदार्थ को आने पर उसको रक्षा करती है। न्यूट्रोफिल्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा संख्या में होती है, उसका बहुत ही कम समय होता है, लाइफ टाइम। ये संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा बनाए रखने के लिए अस्थि मज्जा द्वारा लगातार बनाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल के जैसे कि कई बार होता है ना, ब्लड डोनेट किया जाता है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स डोनेट तो सब होता है, लेकिन कई बार कोशिकाओं का भी डोनेशन होता है कि ब्लड में से RBC का डोनेशन हुआ, प्लेटलेट्स का डोनेशन हुआ, इस तरह से। तो न्यूट्रोफिल्स का डोनेशन नहीं होता क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है।
और इनमें मल्टी लोब्यूल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये मीडियम साइज़ की होती हैं। ये पैरासाइट्स जो होते हैं उनको किल करती है और किसी प्रकार का कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो उसके प्रति कार्य न्यूट्रोफिल्स द्वारा ही किया जाता है। इनके द्वारा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी छोड़े जाते हैं जो कि पैथोजन को मारते हैं, बाहरी पदार्थ पैथोजन को मारते हैं। इओसिनोफिल्स जो कि इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्यूल्ड होता है। इनका डायमीटर 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। इनका जो प्रतिशत है वो 2.3% तक उसमें WBC में होता है ये, और इसका लाइफ स्पान 8 से 12 दिन का होता है। नेक्स्ट बेसोफिल, और ये भी ग्रहण करते हैं कलर। इनमें बाइलोब्यूल्ड मतलब 2 लोब वाला या 3 लोब वाला न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है और ये केवल 0.4% होते हैं WBC में। इनका लाइफ टाइम कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है, या जैसे इनकी आवश्यकता होती है। ये इनका जो फंक्शन है बेसिकली इनका भी एलर्जी के लिए ही है। इनके द्वारा 2 पदार्थ छोड़े जाते हैं, हिस्टामिन और हिपेरिन। ये एंटीकोगुलेटिंग और एंटीबॉडी की तरह काम करता है। हिस्टामिन जो होता है वो ब्लड, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है उनको फैला देता है, और जिससे कि जो इम्यून सेल्स होती है वो इंजरी वाले भाग में आराम से पहुंच जाए। जबकि हिपेरिन के द्वारा एंटीकोगुलेटिंग मतलब एंटीकोगुलेटिंग जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ये हमारे शरीर में या ब्लड वेसल्स में उपस्थित होता है हिपेरिन, क्योंकि रक्त तो ब्लड वेसल्स में बह ही रहा है। अगर रक्त के अंदर ही थक्का जमता रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लॉकेज होता जाएगा। तो हिपेरिन जो होता है वो इन बेसोफिल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब है लिम्फोसाइट्स, जो कि ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं। ये इसमें स्मॉल एकदम गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा स्पेस घेर के रखता है। इनका डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और ये टोटल WBC का 30% भाग उपस्थित होता है इसमें। इनका जो जीवन होता है वो कई सालों तक हो सकता है और डिपेंड करता है इन किस प्रकार से इनको काम करना है। जैसे ये 2 प्रकार की कोशिकाओं को निर्माण करते हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, जो कि दोनों अलग अलग प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को प्रदर्शित करते हैं। T लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं, जबकि B लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रदर्शित करते हैं। ये जो भी बैक्टीरिया या इस किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ के एंटर करने के पश्चात, उसको नष्ट करने के पश्चात उसको मेमोरी भी रहती है इनमें, उसको पहचान भी सकते हैं ये, इसलिए ये कई वर्षों तक उपस्थित रहती है लिम्फोसाइट्स। ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इम्यून सिस्टम की एक के बाद एक की जो कैस्केड क्रियाएँ होती हैं वो इस प्रकार T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स के द्वारा ही होती हैं। जो दूसरी कोशिका हैं उनको भी ये एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है WBC की। इसमें किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली भक्षाणु का तरह कार्य करती हैं। इनका डायमीटर 15 से 30 माइक्रोमीटर होता है और ये 5.3% जो भाग है उसको घिरती है। इसका भी लाइफ टाइम कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का होता है। एंटर्स द टिश्यू वेयर दे बिकम लार्जर एंड टर्न इनटू मैक्रोफेज। अगर किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ आ गया है तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके द्वारा मृत जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और शरीर से निकाल दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इसी प्रकार की चमकीली संरचना पानी की बूंद की तरह दिखाई देती है। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण काम रक्त का थक्का जमाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है इनका। इनका निर्माण मेगा कैरियोसाइट नामक बड़ी कोशिकाओं के टुकड़ों में बढ़ जाने के कारण होता है और ये डिस्क आकार के छोटे हो जाते हैं। जैसे कि इस पर ये एक कोशिका है मेगा कैरियोसाइट्स, इसमें विभाजन से ये इस तरह से डिस्क आकार की प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो गए। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन मैरो सेल्स, जो बोन मैरो सेल निर्मित होती है बोन मैरो से, उसके स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनका जो नंबर होता है 4 लाख तक होता है और इनका जो बेसिक कार्य है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करना है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है उसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारी जो ऊपर ये स्किन है या जो अस्तर है बॉडी का वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। खरोंच आने से भी या किसी भी प्रकार की ऊपर की मेम्ब्रेन अगर हट जाती है तो वहाँ से खून बहने लगता है और प्लेटलेट्स घाव वाली जगह पर आकर्षित होती हैं और उनके द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ प्लग वहाँ पर बनाया जाता है। प्लेटलेट्स उसके पश्चात सिग्नल जारी करती है जो न केवल प्लेटलेट्स को आकर्षित करती हैं और उन्हें चिपचिपा बनाती है, जबकि अन्य जो कैस्केड एक के बाद एक सिग्नल कैस्केड होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कहीं चोट लगी वहाँ पे सबसे पहले प्लेटलेट्स ने एक प्लग बनाया, उसके पश्चात वो जितने भी तत्व क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है उनके लिए सिग्नल स्रावित करती है या सिग्नल प्रेषित करती है और एक के बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक जो जल में घुलनशील फाइब्रिनोजन है वो अघुलनशील फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और फाइब्रिन जो है उसके ऊपर थ्रेड जैसी संरचना बनाता है, जिससे कि थक्का बन जाता है और रक्त का नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा एक क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर ये जो रक्त है उनकी जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं वो एक प्लग जैसे संरचना बनाएंगी और एक कैस्केड प्रक्रिया के फलस्वरूप जो फाइब्रिनोजन है वो ऐसे फाइब्रिन में बदल कर यहाँ एक थ्रेड या धागे जैसी संरचना बना के उसको कवर कर देती है, जिससे यहाँ से रक्त अब नहीं निकलेगा। प्लेटलेट्स के द्वारा और भी काम किया जाता है। ये वेसो कंडक्टर होती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उसको संकुचित करती है और ये कुछ केमिकल्स स्रावित करती हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को जहाँ पर कि घाव है इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर अट्रैक्ट करती है। ये ब्लड में अगर कोई क्लॉट बन गया तो उसको भी डिज़ोल्व करती है। इनके द्वारा डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया दे सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इनके द्वारा ग्रोथ फैक्टर भी स्रावित किया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को मेंटेन करके रखता है। अब हम रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है एक सेल होती है हिपेटोपोइटिक सेल, उसके द्वारा होता है और ये हिपेटोपोइटिक सेल अस्थि मज्जा में होती हैं। इनके द्वारा ही सभी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की या डिफरेंट टाइप की डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये हिमेटोपोइटिक सेल है जिसमें विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी, जिसमें से एक तो माइलॉइड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करेगी या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का, जबकि जो दूसरी है वो हिपेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का ही फॉर्मेशन करेगी। अब माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स अलग अलग प्रकार से विभाजित होती हैं। वो इस प्रकार है, देखिए
ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, विभाजित हुई, 2 भागों में विभक्त हुई, जिससे कि एक माइलॉइड बनी और दूसरी वापस हिपैटिक सेल्स बनी। अब जो हिपैटोसाइट स्टेम सेल्स है या हिपैटोपोइटिक सेल्स हैं, उनके द्वारा माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये दोनों अलग अलग प्रकार से विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के द्वारा लिम्फोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण हुआ। लिम्फोब्लास्ट से ये 2 भागों में विभक्त हुई, जिससे नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन हुआ, और ये छोटी वाली जो है स्मॉल लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करेगी। इसमें फिर वापस डिवीज़न होके ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट बनाएगी। जबकि माइलॉइड स्टेम सेल्स के द्वारा मेगा कैरियोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होगा, जो कि मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होगी। इसके पश्चात ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट है प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल। प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है वो रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन करती है और ये फिर फर्दर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि माइलोब्लास्ट द्वारा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स का में कन्वर्ट हो जाती है और ये मोनोब्लास्ट मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा एक फ्लो डायग्राम है जिसमें सभी प्रकार की कोशिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे ब्लड ग्रुप। रक्त समूह हम जानते हैं कि रक्त समूह 4 प्रकार के हैं और इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये लैंस स्टीनर ने खोजा था और यहाँ पर रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ है। तो इनको क्यों किस प्रकार से विभाजित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनके ऊपर एंटीजन उपस्थित होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है। जैसे इस चित्र में हम देखेंगे, ये एक लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इसके ऊपर ये बाहर की तरफ एंटीजन उपस्थित है और जो प्लाज्मा है उस पर एंटीबॉडी उपस्थित है। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो उसमें एंटीजन ए ही उपस्थित होगी जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी उपस्थित होगी। ठीक है, जैसे इसमें पूरे देखिए कि प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित है, बी। ठीक है, इसी तरह से रक्त समूह बी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी एंटीजन बी ही उपस्थित होगी, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए उपस्थित होगी। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे दोनों, देखिए दोनों कलर का दिखा रखा है, प्रदर्शित कर रखा है। एंटीजन तो दोनों उपस्थित होंगे, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर कुछ भी नहीं है या कोई एंटीबॉडी इसमें उपस्थित नहीं होती। इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड या रक्त आसानी से ले सकते हैं, जैसे ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें खुद की कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन यहाँ उपस्थित है ही नहीं, एंटीबॉडी दोनों उपस्थित है, ए भी है और बी भी है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकते हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी तो दोनों ही उपस्थित है लेकिन एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो ये सार्वत्रिक दाता होते हैं, सबको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सार्वत्रिक ग्राही जो होते हैं वो ए बी होते हैं, जो सबसे ब्लड ले सकते हैं। अब जो समान एंटीजन जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ही दिया जाएगा, तो उनमें कोगुलेशन या क्या कहते हैं एग्लूटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दे दिया गया तो उनमें एग्लूटेनेशन की या थक्का बनने की या एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के पश्चात सम्मोहन क्या एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया उनमें संपन्न होगी, जिससे कि जो पूरा जो ब्लड होगा वो क्लॉट जैसा हो जाएगा
और ये जीवन या उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर RH फैक्टर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। RH फैक्टर एक रिसर्च मंकी में देखा गया था, और ये जो फैक्टर जिस किसी में प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसको RH नेगेटिव होता है। जैसे कि AB प्लस मतलब उसमें RH फैक्टर उपस्थित है, O प्लस प्रेजेंट है, बाकी नेगेटिव को प्रदर्शित नहीं किया जाता, बस RH ऐसे कहा जाता है कि O ग्रुप, O नेगेटिव मतलब RH फैक्टर एब्सेंट है। थैंक यू।